मैं एक 40 साल का व्यस्क हूँ। मिड लाइफ क्राइसिस भी थैंकफुली ओवर हो चुके हैं। बोरिंग मतलब कॉमिक बुक्स थी। अफसोस होता है, वो मेरे को अफसोस होता है, कॉन्शियस पे मेरे को होता है। हाँ, मेरे को अफसोस होता है। आर्चीज के 4-5 कॉमिक बुक्स मिले, बनी हुई थी, तो उसमें कुछ कभी कोई किसिंग सीन होता था, कुछ ऐसा सीन भी होता था। 99 के बाद से फिर सीधा 2020 पे आके फिर जुड़ा मैं कॉमिक्स की दुनिया से। करना है कहीं ना कहीं, कहीं पे क्रिटिसिज्म करना है तो उसकी धार थोड़ी कुंद कर दो। मतलब वाहियात मतलब होते हैं कि मतलब है कि अगर आज रामधारी सिंह दिनकर जी जिंदा होते तो बहुत प्राउड फील करते हैं। मतलब विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के डिजिटल युग में भारतीय कॉमिक्स में एक अच्छे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स की भूमिका और योगदान अद्वितीय है। उनकी निष्पक्ष समीक्षा, विश्लेषण और इंटरव्यू पाठकों को बेहतर जानकारी देती है और कोई भी छोटे पब्लिशर को एक नई पहचान दिलाती है। ये सिर्फ नायक मनोरंजन की ही नहीं बल्कि भारतीय कहानी की परंपरा को डिजिटल धरोहर में भी बदल रहे हैं। आज हमारे बीच में ऐसे ही रचनात्मक सूत्रधार नायक है जिनका नाम है धीरेन्द्र नेगी। नेगी जी, धीरेन्द्र भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या समा बांध दिया यार, क्या इंट्रो दिया, बाय गॉड। अरे अरे, मतलब यू हैव पुट आप इस इंट्रो के लायक ही हो, तो सोचा हम लोगों ने मतलब इसका अलग से कभी कीमत वसूलेंगे इंदिरा भाई। नहीं बाय गॉड, सही में द मोमेंट यू स्टार्टेड ना, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अगर आज रामधारी सिंह दिनकर जी जिंदा होते तो बहुत प्राउड फील करते हैं। मतलब अरे नहीं, वो बहुत बड़े। अभी ऐसे कुछ कमेंट मत दीजिए कि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल शॉर्ट्स क्लिप्स हम लोग को बना के लगाना पड़े। देखो वैसे भी हमारे जो गेस्ट आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में उनको ऐसा ही फील होता है, फिर उसके बाद फिर एकदम स्लैंग्स और गालियों में फिर पॉडकास्ट एंड होता है। सो नहीं, बहुत बढ़िया लगा भाई, फाइनली मतलब हम लोग पर्सनालिटीज है ना, उनके लिए इंदिरा भाई हमारे इंट्रो देते हैं, तो मतलब आप समझ सकते हो कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ पर है। ओह माय गॉड, अरे वाह। आपने प्रिपरेशन देखी, मतलब उसके बाद आप मतलब घर की छत पर जब सर टकराता है तो कैसी फीलिंग आती है वो मुझे आज पता लगा। मैं तो मतलब एकदम से आप ये क्लिप काट के अपने परिवार को दे दो, उनको बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी पहले पूरा होने दो, पता लगे कि क्या इंट्रो दे देना, इंट्रो पहले दे देना, बाकी तो बातचीत होगी अभी। बाकी जो कटना वो बाद में कटेगा। नहीं जोक से बहुत बहुत शुक्रिया मतलब भाई लोगों सभी का। और मैं तो इसको इंटरव्यू से ज्यादा एक ऐसा मौका देख रहा हूँ कि जब सेम माइंडसेट वाले, सेम इंटरेस्ट वाले कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैं काफी एक्साइटेड था जब इंद्रशीष भाई ने बताया कि मतलब ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं। नहीं, हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे, ये बहुत दिनों से, लास्ट ईयर से ही सोच रहे थे, और हमारे संतूर बॉय अमित रावत के दिमाग की उपज है ये बहुत दिनों से सोच रहे थे, बट हमारा लास्ट ईयर का स्केड्यूल बोलिए, सबके बोलिए, इतना बिजी था, तो हम लोगों ने सोचा इस साल कुछ ऐसा करेंगे। तो ये हमारा प्लान था, और स्पेशली आपसे इंटरेक्ट करने के लिए तो हम लोग थोड़ा से उतावले भी थे कि चलिए। तो धीरेन्द्र भाई, पहले आप ये बताइए, हु इज धीरेन्द्र नेगी? तो हम लोगों ने ये सवाल पहले भी हमारे कुछ गेस्टों को पूछा था, बट वी वांट टू आस्क हु इज धीरेन्द्र नेगी, एंड डोंट टेल नोबडी इज धीरेन्द्र नेगी। सो धीरेन्द्र नेगी कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? तो थोड़ा सा उसका विश्लेषण दीजिए। नहीं, मैं वो IIT वाला बाबा नहीं हूँ, तो मैं उतना अध्यात्म में नहीं जाऊंगा कि धीरेन्द्र नेगी हूँ। धीरेन्द्र नेगी एक कॉमिक्स लवर है, जस्ट लाइक यू एंड अदर गाइस। आई एम नो डिफरेंट। अपने बारे में अगर एक छोटा सा ब्यौरा देना हो तो मतलब मैं एक मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल हूँ। मेरा डे जॉब वही है, वहीं से दाल रोटी आती है और कुछ ओमनिबस भी। वो सब चीजें हैं, और कॉमिक्स में इंटरेस्ट मतलब बचपन से ही था, और लेकिन बचपन में पैसे नहीं थे उस टाइम पे। जो कॉमिक्स मिल जाती थी, जो हाथ लग जाती थी दोस्तों के थ्रू, रिश्तेदारों के घर पे, तो वही पढ़ लेते थे। यही सब है। क्रिकेट में काफी रुचि रही, फिर टाइम के साथ साथ वो सब छूट गया। और आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो मैं एक 40 साल का व्यस्क हूँ।
मिड लाइफ क्राइसिस भी थैंकफुली ओवर हो चुके हैं. सो अब नेक्स्ट स्टेज तो मेरे ख्याल से वही है, आध्यात्म की तरफ 4-5 सालों बाद. बट ठीक है, मतलब आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस राइट नाउ, इफ आई हैव टू टेल यू. So Dhiren Negi is a contented person. I'm happy with whatever I'm doing with my life, with my little resources, limited resources I would rather say. घर से, परिवार से, व्यावसायिक तौर पे, मतलब प्रोफेशनली. और I'm really fortunate कि जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं कर पा रहा हूँ. कॉमिक्स और क्रिकेट मुझे डिफाइन करते थे जब मैं मतलब टीनेज ईयर्स में था. मेरा ज़्यादा टाइम पढ़ाई से भी ज़्यादा वहीं जाता था. सो आई एम हैप्पी कि किसी ना किसी कैपेसिटी में मैं दोनों से जुड़ गया हूँ वापस. कॉमिक्स से तो कोविड के दौरान जुड़ना हुआ, लेकिन क्रिकेट से भी अभी कुछ टाइम पहले से खेलना शुरू कर दिया. सो अच्छा लग रहा है, मतलब कि काफ़ी लोगों को जब दिखता हूँ आसपास, तो इधर वो घर परिवार से दूर होते हैं या फिर वो चीज़ नहीं कर रहे होते हैं जिनको करने में उन्हें खुशी मिलती है. सो दैट वेज यस, I feel happy and contented. So Dhiren Negi is a happy guy. ड्राइंग क्यों बंद कर दिया आपने? आपने स्केचेस इतने बढ़िया करते थे, आप स्केचेस क्यों बंद कर दिए? आप बहुत जल्दी उस वहां पर आ गए, राइट? वो तो एक अलग हुनर है, उस पे तो मतलब अलग ही चर्चा होनी चाहिए. कर लो अभी वही स्केचिंग वही प्लस से और भी हुनर है धीरेन भाई के. अरे वो तो एक गाने वाले मेरे अरबाज उस्मानी नाम से लेकिन उसके- मैं स्केचिंग और बाकी सब डिटेल्स में मैं पहले पूछना चाहता हूँ. स्केचिंग, सॉरी, यही सवाल आपसे नहीं आना चाहिए था बाबा. हमारे पास तो एक है ना आर्ट एफिशिएंटो. अरे कमीशन बनवा रहे हैं, धीरेन भाई से डील फिक्स हो रही है. अरे नहीं, वो तो धीरेन भाई से ही अलग से बात होगी. वो तो पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, वो सुपर हीरो वगैरह पे उतना कंसंट्रेट नहीं करते. भिगो के मार रहे हैं. धीरेन भाई, इंद्रजीत भाई ने अगर पोर्ट्रेट के लिए कनेक्ट किया ना, तो इंद्रजीत भाई की फोटो हम भेजेंगे जिसको बनाना है. नहीं, ये आपका सम्मान ही नहीं, किया जा रहा है. मैं बिना हमें किसी special पॉडकास्ट occasion के शुरू भी बना करने देता से हूँ. पहले चेतावनी दी गई थी कि धीरेन्द्र भाई के साथ कोई असम्मानजनक बातें, इंसल्ट प्रूफ नहीं. सो यस. ये किसने बोला? ये नाम ये हमारे एडमिन ने बोला होगा. नहीं, ये फेसबुक में ही ये सारे आए हैं रिक्वेस्ट, चेतावनियां. देखो इंद्र भाई, मैं तो धीरे नहीं, चिंता मत करो. मतलब आया हूँ ना भाई लोगों, जो आपके हाथ में है, जो आपके मन में है, वो करो. मुझे जो जवाब देना होगा वो मैं दूंगा, जो मेरे हाथ में है. तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है. ओके, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट. आपने क्योंकि बोला कि आपका दाल रोटी कहीं और से आते हैं, सो डेफिनेटली आप वर्किंग हो, बट एक यूट्यूब चैनल, बिकॉज हमारे तो हम लोगों ने, हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है, पॉडकास्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे सारे दोस्त मिलके करते हैं, ठीक है, और मेनली 2-3 लोग ही है, तो उस एक चैनल को चलाने में कितने एफर्ट्स और मेहनत होती है. तो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कॉमिक एनिमल, इसकी सोच कहाँ से और कैसे आई आपके पास फर्स्ट, उसके बाद मैं चैनल चला लें और ये सब के बारे में आता हूँ. कॉमिक एनिमल कहाँ से आया, मतलब क्यों, हाउ? अच्छा, ठीक है. सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है ना किसी भी चैनल को शुरू करने का, वो शुरू से ही मेरे मतलब माइंड में नहीं था. उसको मैंने कभी माइंड में रखा नहीं, इसलिए मुझे वो चीज़ कभी बॉदर करी नहीं. व्यूज, लाइक्स, अगर आप मेरे इनिशियल वीडियोस देखोगे, मैंने कभी भी मैं अपील नहीं करता हूँ कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो. हाँ, फ्रेंड्स और जो जानकारी में लोग हैं नेटवर्क में, उनको पर्सनली वीडियो जरूर भेज देता हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसे मतलब वो मकसद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इवेंचुअली मतलब जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो बहुत एक लिमिटेड है. और शुरुआत की बात करूं तो कोविड के दौरान जब थोड़ा सा मतलब पूरी दुनिया घर पे बैठ गई थी, सो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी था. खैर, काम का प्रेशर तो ज्यादा ही हो गया था, ऐसा नहीं कहेंगे कि घर से काम कर रहे थे तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जबरदस्त था. बट हाँ, मतलब थोड़ा ट्रैवल का टाइम बचता था. और फिर उसी दौरान ये सब जो कॉमिक्स वाले कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, मतलब सोशल मीडिया पे, वहां पर जुड़ना हुआ. कॉमिक हवेली करके एक ग्रुप है, उससे जुड़ना हुआ. तो उसके थ्रू मतलब सारे हम उम्र जो लोग थे, लेट 30s में जितने थे उस टाइम पे, मतलब बैक इन 2020, सो उन सब से जुड़ना हुआ. तो काफी खुशी हुई कि मतलब आप अकेले पागल नहीं हो, आपके जैसे और लोग भी हैं. और आपने तो मतलब बीच में थोड़ा गैप हो गया था मेरा
1999 के बाद से फिर सीधा 2020 पे आके फिर जुड़ा मैं कॉमिक्स की दुनिया से। मतलब ये वही टाइम होता है जब हाई स्कूल 9th 10th के बाद फिर आप थोड़ा बिजी हो जाते हो, फैमिली का प्रेशर भी बहुत होता है, सो कोर्स की किताबें मतलब प्रेसिडेंस ले लेती हैं, उन पे ज्यादा दबाव होता है कि फोकस करो, तो वो सब छूट गया था। तो मैंने देखा कि काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीच में गैप बिल्कुल नहीं लिया। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब प्रायोरिटीज बीच में चेंज होती रहती है, लेकिन वो बराबर जुड़े हुए थे। सो वो बड़ा इंस्पायरिंग लगा मुझे। तो फिर मैंने भी उस टाइम डिसाइड किया कि यार ये तो वो चीज है जो मुझे जेन्युइनली खुशी देती है। सो अब तो मीम्स भी हैं, मतलब जो चीज आपको चाहिए, मतलब थैंकफुली आपके पास यू आर केपेबल इनफ टू बाय दैट, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप वो कर सकते हो। फिर वो कलेक्शन थोड़ा सा एक बनाने से शुरुआत हुई थी पहले, और ये कलेक्शन तो कभी किसी की खत्म हुई नहीं है। तो मैंने शुरुआत करी थी कि मतलब ये जो 3 प्रोमिनेंट हीरोज हैं, नागराज, ध्रुव, डोगा, इनकी कलेक्शन करता हूँ और उसके बाद रुक जाऊंगा। और शुरुआत में ही माइंड में आ गया था कुछ एक चैनल शुरू करता हूँ जिसमें मैं कॉमिक्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क करने की आदत शुरू से है। तो मेरा जो बीच में कोर्स था, काफी कोर्स अनकम्प्लीटेड था, मतलब एकदम इनकम्प्लीट था। मैंने 99 के बाद जितने इश्यूज आए हैं वो मतलब पढ़े नहीं थे, किसी भी सुपर हीरोज के थे, मतलब गाय बगाए अगर कुछ मिल गया रेलवे स्टेशन पे या फिर आपने बहुत सही समय पे छोड़ दिया था कॉमिक्स पढ़ना। हाँ, मतलब वो डाउनफॉल उसके बाद ही शुरू हुआ, 2000 के बाद काफी, मतलब अनफॉर्चुनेटली जब से धीरेन्द्र भाई ने कॉमिक पढ़ना छोड़ा, उसके बाद से डाउनफॉल शुरू। ये है असली कारण कि आज कॉमिक्स अपने उस मुकाम पे नहीं है जहां हम चाहते हैं, क्योंकि वो धीरेन्द्र भाई को अपने साथ नहीं रख पाई। मतलब हाँ, तो वही था। फिर मैं कहा थोड़ा सा कोर्स, थोड़ा रिवीजन करा जाए, और जितनी शिद्दत से मैंने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, बाय गॉड मैंने उतनी शिद्दत से पढ़ा, और सारा जो पहला साल था कोविड का वो पूरा मैंने रिवीजन में निकाल दिया। मतलब मेरी बिंज रीडिंग होती थी। लोग कोविड के दौरान मतलब वेब सीरीज देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, बट मेरा ध्यान कॉमिक्स की तरफ भी काफी बढ़ चुका था। और एक सवाल पूछ लो यहाँ पे, बिल्कुल पूछिए। तिरंगा पे भी करा बिंज रीडिंग? नहीं I'll be really frank, कुछ एक किरदार थे जो मैंने पढ़े हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पढ़े हैं कि उनके साथ कोई स्पेशल आर्टिस्ट जुड़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल मनु सर है। सो परमाणु के भी मेरे को सिलेक्ट कॉमिक्स पसंद आए, मतलब शुरुआत में जैसे रिवॉल्वर थी, या फर्स्ट 5, 6 या 8 तो बहुत ही मतलब बोरिंग मतलब कॉमिक बुक्स थी, लेकिन जिन जिन टाइटल्स पर मनु सर ने काम किया वो काफी गजब बन पड़े थे। तो वो मैंने उनके भी पढ़े हैं, कुछ मैंने तिरंगा के भी पढ़े हैं आइसोलेशन में, और इंस्पेक्टर स्टील के भी पढ़े हैं, बट नहीं, मेरा उसमें कुछ खास ध्यान नहीं था। जो मैं पैशनेट था वो डोगा के बारे में था शुरू से, और नागराज, ध्रुव इसलिए बिकॉज नींव भी उन्होंने रखी थी, तो वो मैं शुरू से पढ़ता आ रहा था, तो एक कनेक्शन वैसे ही बन गया था। तो मतलब, और बांकीलाल एक्चुअल में मेरी मम्मी का बहुत मतलब फेवरेट किरदार था। गूगल साहब हैप्पी है, गूगल साहब का फेवरेट है, तो बांकीलाल है। मेरे को भी बड़ा पसंद था, मतलब शुरुआत के तो सारी टाइटल्स गजब थे उसके, और अब मेरी मम्मी को भी पसंद आता था, तो जो मैं कहीं से इधर उधर से लेके आया तो फिर वो भी पढ़ती थी। बाकी में खैर उनका उतना इंटरेस्ट नहीं था, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा रिलेट करने वाली चीजें होती है, बट मुझे अच्छा लगता था कि मतलब एक और रीडर है घर में। सो और मतलब कहानी में बड़ा शौक था शुरू से, मतलब कॉमिक्स तो काफी बाद में मतलब आए, ये कहूंगा कि घर में कुछ ना कुछ मतलब बुक्स रहते थे कहानियों के। एक बार पापा के वो उस जैसे ये भी आप देख रहे हो बीच में कुछ बुक्स का कलेक्शन है, पापा का ऐसा स्टडी का कुछ उनके इंजीनियरिंग की बुक्स हुआ करती थी, तो उनके बीच में मुझे कहीं पे ना कुछ आर्चीज के 4-5 कॉमिक बुक्स मिले। तो आर्ची के मिले तो पापा बताते थे कॉलेज टाइम में उन्होंने तब के रखे हुए थे, तो अभी टाइटल्स पढ़े हुए हैं। फिर उसको मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, हालांकि उसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, एक तो लैंग्वेज इशू भी था, काफी छोटा भी था मैं, और मतलब वो वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज को ध्यान में रख के आर्ची बनी हुई थी, तो उसमें कुछ कभी कोई किसिंग सीन होता था, कुछ कैसा सीन भी होता था, तो मैं थोड़ा सा स्कैंडलस हो जाता था एकदम से, और छोटा बच्चा भी था, तो मुझे लगता था नहीं, हमें कोई बात नहीं कि मैच्योर कंटेंट है, अभी नहीं पढ़ना, और मैं बंद करके
मतलब नहीं पड़ता था कि मतलब हमने ना एक सुपर फैन हाउस शरीफ हाँ हमने याद है एक जो होता है ना सुपर फैन जो मीट होती है उनमें एक इन्फ्लुएंसर ने कहा कि उन्होंने वो शाकुरा का चक्रव्यूह से शुरू करा है, तो कपाला कुंडला से ही उनका करियर शुरू हुआ है आरसी में। वाह 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 वाह। वैसे ही हमारे दुग्गल साहब है, नहीं दुग्गल ही सॉरी अपने एनिमल साहब है जो सीधा ही। इंदिरा भाई अपने डायलॉग बोल लो, कौन सा डायलॉग? रणवीर कपूर वाला या बॉबी देओल वाला कि बॉबी देओल का ओरिजिनल एनिमल है हमारे कॉमिक एनिमल। हाँ वो तो है ही, बॉबी देओल और रणवीर के एनिमल आने से पहले ये हमारे कॉमिक एनिमल पहले एनिमल थे। नहीं उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंज भी हुआ, मतलब मेरे ख्याल से अमर चित्रकथा की एक वो रामायण थी, डाइजेस्ट थी एक घर पे पड़ी हुई, मैं इतना श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उसका फ्रंट पेज गायब था, बट उसमें पूरी रामायण थी और मैं मतलब इतना बचपन से पसंद करता था कहानियों को कि रामायण और महाभारत तो मतलब कंठस्थ हो गई थी एकदम ऐसे करके, तो वो मैंने मतलब फ्लिप थ्रू करना शुरू किया और इतनी डाइजेस्ट थी वो मैंने शाम को मेरा 7 से 9 पढ़ने का टाइम होता था, जो कि मैं टाइम पास कर दिया करता था, मतलब स्टडी मटेरियल के बीच में कॉमिक्स छुपा के जो भी बच्चे करते हैं, लेकिन मैंने वो फिनिश कर दिया। फिर जो भी इजीली एक्सेसिबल होता था, नंदन मिल गई, आस पड़ोस में किसी ने कोई बुक का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, चंपक बहुत आती थी उस टाइम पे, तो कहानियों में बहुत मतलब वो मतलब इंटरेस्ट रहता था शुरू से। फिर एक दिन आई मतलब नागराज कॉमिक्स साथ, मतलब जो उसका फर्स्ट एवर टाइटल है, तो वो किसी फ्रेंड के यहाँ मिली और उस टाइम पे इतनी वो नहीं होती थी कि मतलब सीरीज में आपके अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और उसका मतलब क्रमशः शुरू हो गया कि भाई सीरीज में है ये कॉमिक बुक, तो पढ़ो और भूल जाओ, मतलब आज की वाली बात तो थी नहीं उस टाइम पे। तो नागराज पढ़ ली, मुझे किरदार बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि इस तरह का किरदार भी हो सकता है कि माइंड में चिप लगा दी है, नाग शक्तियां हैं, हालांकि बहुत बुरी तरह से ड्रॉ किया गया था उस टाइम उस फर्स्ट टाइटल में, विजुअली तो बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं था, लेकिन उस टाइम एक्सपोजर बहुत कम था हम लोग का, तो मुझे वो भी ठीक लगा और उसने थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा मेरा इंटरेस्ट जगा मतलब कॉमिक्स को लेकर। मतलब विवेक भाई और आप ही हो जिन्होंने प्रताप मलिक के उस काम को कम आंक का है। तो नहीं वो शुरुआती कॉमिक शायद अष्टपुत्र जी ने बनाई थी, संजय अष्टपुत्र पहले के 4-5 नागराज अष्टपुत्र जी ने बनाई थी कब्र से, तो इनका कब्र की अच्छा हाँ स्टार्टिंग वाला शायद मलिक जी ने बनाई। देखो जो आर्ट वर्क खराब है उसको तो मतलब खराब बोलने में कोई कोताही नहीं है, मतलब थोड़ा नॉस्टैल्जिया से तो बाहर आना चाहिए ना अभी तक, और थोड़ा सा एकदम ऑब्जेक्टिवली अगर बताएं तो उस टाइम हमारा, मैंने बताया ना आपको, उस टाइम हमारा एक्सपोजर ज्यादा नहीं था तो उस टाइम ठीक लगा, लेकिन अब जब इतनी सारी चीजें देख रही है तो से भी कंपेयर कर रहे होगे ना कि आपने अगर वहां पे देख रखा है तो वहां से अगर आप ये कॉमिक पे आओगे तो आर्टवर्क का तो आपको स्टैंडर्ड थोड़ा कम लगेगा ही। वो नहीं वो उस टाइम पे जो और कॉमिक बुक्स बन रही थी उसके हिसाब से भी ठीक नहीं था वो। हाँ एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला था, जैसे कि उस वक्त मेरा सबसे पहले एक्सपोजर ध्रुव से हुआ था, तो जब मैंने ध्रुव का आर्ट वर्क देखा और फिर उसके बाद जब नागराज की सीरीज शुरुआती सीरीज पढ़ने लगा ना, तो फिर मुझे लग रहा था यार ये मन नहीं लग रहा पढ़ने में, क्योंकि आर्ट थोड़ा उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी सीन, तो मुझे लग रहा है कि वही उसी के आसपास की फीलिंग हो रही होगी धीरेन्द्र भाई को भी। प्रताप मलिक जी का जो आर्टवर्क जब आना शुरू हुआ तब थोड़ा सा मतलब बाद में नागराज की जो छवि थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ, थोड़ा अच्छा भी लगने लगा, भाने लगा मन को, और बाद में फिर अनुपम सिन्हा सर ने उसको जब चार्ज लिया तो तब भी ठीक था, खजाना सीरीज ठीक थी, लेकिन बाद में जब वो एकदम बल्कि कैरेक्टर्स बनाने लगे तो थोड़ा सा तब मेरे को थोड़ा सा मतलब एकदम कहता हूँ उबकाई आने लगी, मन भरने लगा, क्योंकि आपको पता है ना बैठे भूखे बैठिए। नहीं मतलब आपको नहीं यार वो नागराज तो जैसे मेरी और मिलन की कई बार ना ऐसे ही बातें भी होती हैं उस पे कि आर्ट को लेकर के, तो मिलन और मैं तो हैं ही हम लोग फैंस अनुपम जी के काम के, तो हम लोग को भी कभी लगता है कि यार इतना एक्रोबैटिक एक सुपर हीरो है जो कि एक हाथ से फ्लाई कर रहा है, दूसरे हाथ से किसी को बचा रहा है, वो इतना बल्कि कैसे हो सकता है यार, वो अफोर्ड नहीं हो सकता उसका, मतलब उसका उसको तो लीन होना चाहिए, काफी लीन होना चाहिए उसका, तो फिर वो हम लोग को भी मतलब थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब ये सवाल कभी पूछा जाएगा अनुपम जी से, कभी जब आएंगे आप, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
धीरू भाई, इसमें आपका ये डायमंड का क्या था कुछ, जब जो आपको कॉमिक की जर्नी थी टप टू 99, यहाँ पे कभी डायमंड देखो पढ़ी मैंने सारी कॉमिक्स उस टाइम पे, बट मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा नागराज और ध्रुव में कंसिस्टेंसी फिर भी थी, क्योंकि मेन स्ट्रीम कॉमिक्स से, मेन स्ट्रीम से मेरा मतलब ये है कि आप उस टाइम पे जब सेट्स देखते थे ना, हर सेट में 5 या 6 कॉमिक बुक्स आती थी, तो टॉप 2 होती थी मेन कॉमिक्स, बाकी फिर एक हो गया वो कोई तीसरा कैरेक्टर ऐसे करके, और लास्ट के 2 होते थे फिलर टाइप के, करेक्ट, हाँ वो जनरल सेट्स होते थे। तो जो टॉप 2 होते थे हमारी होती थी पॉकेट मनी बहुत कम, और मैं कभी रेंट वाले मोड में नहीं रहता था, मतलब मेरा ये था कि मुझे पसंद आएगी तो मुझे ओन करना है, तो मैं ओन करना है, तो मैं क्या करता था, मुझे क्लियर था माइंड में, इधर उधर से जुगाड़ करके थोड़ा सा 2 रुपए 1 रुपए आइसक्रीम ले दिया मम्मी ने, वो रोक लिए, तो एक टाइटल लूंगा लेकिन मेन हीरो का लेता था, नागराज का या ध्रुव का, ठीक है, और वो लेके रख लिया, वीडियो विलेन, इस तरह के जो शुरुआती टाइटल्स है वो लेके रख लेना, तो वो सब करे हुए। डायमंड कॉमिक्स पे कभी पैसे खर्च नहीं करे, वो फ्रेंड्स वगैरह से मिल जाती थी, तो वो भी जो डाइजेस्ट के फॉर्म में आती थी उस टाइम पे, तो वो सब बिल्लू, पिंकी, रमन, ये सब मतलब श्रीमती जी, तो ये सब कंसिस्टेंटली नहीं पढ़े जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन डायमंड कॉमिक्स में उतना इशू नहीं था, क्योंकि वो स्टैंड अलोन स्टोरीज होती थी, 2-2 3-3 पेज की, 4 पेज की, तो उसमें कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा नहीं, जहां से मन करा वहीं से शुरू कर लो। बट हाँ मतलब ये नागराज और ध्रुव, डोगा तो डेफिनेटली, डोगा मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ी, भोकाल भी लगातार पढ़ी 99 तक, उसके बाद से तो फिर मतलब सब कुछ बंद ही हो गया एक तरीके से, और मेरी जो एक कलेक्शन थी उस टाइम पे कुछ ज्यादा नहीं थी, 21-22 कॉमिक्स की थी, और वो भी सिलेक्ट, सिर्फ डोगा के सिलेक्ट टाइटल्स, लोमड़ी, मतलब चीक डोगा चीक, ये सारे मतलब जबरदस्त, अभी ऐसे ध्यान आ रहा है, उसमें एक ब्लैक दिसंबर भी थी इंस्पेक्टर स्टील की, अब आप बोलोगे इंस्पेक्टर स्टील कहां से आ गया, बट वो काफी स्पेशल कॉमिक्स थी मेरे लिए, एक्चुअली मेरे पापा बिल्कुल अगेंस्ट थे मुझे कॉमिक्स दिलाने के, तो एक बार उनके साथ घूमने गया, तो बच्चों का तो मन ही अटका रहता है ना कि पापा के साथ जाने कुछ पापा ने खरीद दी होगी, नहीं कुछ खाने पीने को मिला दिला देंगे, आइसक्रीम खा लूंगा, वो खा लूंगा, मेरा कॉमिक्स से फोकस था, और पापा ने बोला कि बुक स्टोर जाना, उनको कुछ बुक्स लेनी थी अपने उसकी, तो वहां पे ऐसे वो टंगी हुई थी वहां पे, तो ब्लैक दिसंबर उसी टाइम रिलीज हुई थी, ये शायद पता नहीं कब 97-98 की बात है, नहीं भाई आप सही टाइम हाँ, तो वो ब्लैक दिसंबर मैंने बोला, और मुझे उम्मीद नहीं थी पापा हाँ बोल देंगे, और पापा ने उसमें बिना कुछ बोले मतलब वो ले ली, तो मेरे लिए वो स्पेशल हो गई कि भाई पापा की रजामंदी से मिली है, अब तो घर में आके भी चौड़े में पढ़ूंगा। तो मतलब छुपा के पढ़ने वाली बात नहीं है, मेरी सारी कॉमिक्स मैं छुपा के पढ़ता था, तो नहीं वही ये सोचो कोई इनके घर में गया 20 कॉमिक्स देख रहे, बोले ये ब्लैक दिसंबर क्या कर रही है। अरे वो अंकल को भी डील मिल गई होगी ना दुकानदार से कि हाँ ले लो इसको फ्री में कर दूंगा, कुछ इस तरीके का, बट एनीवे कंटिन्यू। मेरी तो कलेक्शन भी ऐसी थी, 22-23 राज कॉमिक्स, 2-3 उसमें डायमंड्स की, कुछ एक टाइटल कवर भी गायब होंगे, और कुछ मतलब नंदन, चंपक की सब्सक्रिप्शन बीच में लगाई थी, क्योंकि उसमें फिर वो पेरेंट्स को लगता था कि ज्ञानवर्धक बातें, संस्कारी, मतलब उसमें वो पजल्स वगैरह भी होते थे, क्रॉसवर्ड्स होते थे, और चीकू मतलब वो क्या बोलते हैं फेबल्स, मतलब जानवरों के माध्यम से मॉरल डायरेक्टिंग लेसन्स वाली स्टोरीज होती थी, तो वहां पर ठीक था, मतलब वो 5 रुपए आई थिंक उस टाइम हो गया था कीमत, तो उसका सब्सक्रिप्शन था उस टाइम पे, तो चल रहा था मामला बढ़िया, बट राज कॉमिक्स से थोड़ा सा लगाव ज्यादा था, क्योंकि उसकी स्टोरीज काफी मतलब आई थिंक मैच्योर हो गई थी, और ये डोगा के साथ ज्यादा हुआ, मतलब उससे पहले तो फिर कैरेक्टर एक्सप्लोर करे थे, वो जो एक आर्क था ना डोगा का पूरा लोमड़ी से लेके कायर तक का, उन्होंने बाय गॉड पूछो मत, मतलब डोगा का तो बड़ा आपको चूज करने में बड़ी मतलब डिफिकल्टी होगी, अगर आप बोलोगे कि डोगा कौन सी बकवास कॉमिक्स थी, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा टाइटल ठीक नहीं था यार, आप हमारा पॉडकास्ट देख लो 72 ये देखो प्रमोशन कर रहे हैं, गेस्ट के साथ प्रमोशन कर रहे हैं, ये जीत भाई की तारीफ। नहीं बट जितेंद्र भाई आप गाजियाबाद में हमेशा से रहे हैं कि पहले दिल्ली में रहता, 2000 तक दिल्ली में रहे हम, 2000 के बाद शिफ्ट हुए हम गाजियाबाद में।
तो अभी यहाँ पे हो गए मतलब 25 साल हो गए हैं। बट हाँ, सारी स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली से हुई। मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे एक, तो फिर दिल्ली में रहना हुआ। उसके बाद फिर जब वो रिटायर हो गए उसके बाद हम लोग रेंट पे थे, तो फिर 1990 से 2000 तक फिर वहाँ पे रहे। और उसके बाद फिर मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे घर लिया हुआ था, और मतलब पापा एक मतलब सोल ब्रेड विनर थे और हम 2 बड़े भाई हो गए थे, तो मतलब फाइनेंशियल बर्डन तो काफ़ी था, तो फिर रेंट भी उस टाइम काफ़ी बढ़ने लगा था। तो उस टाइम ये डिसाइड किया कि चलो मतलब अपने घर में मूव करते हैं। थोड़ा डिस्टेंस वाला इशू था, बट मेरी जिद थी कि मतलब पढ़ाई तो वहीं से कंटिन्यू करूँगा, जो मेरा स्कूल था दिल्ली में लोधी स्टेट में। तो गाजियाबाद से मतलब लोधी स्टेट 27 ऑड किलोमीटर्स है, तो 3 साल मैंने बहुत लड़ाई करी अपनी। वन वे 27 किलोमीटर था, तो लोकल ट्रेन से आना जाना, तो वही चीज़ है। पापा स्कूल चेंज करा रहे थे कि यहाँ पे कर लो, ज़्यादा टाइम मिलेगा, अदरवाइज ट्रैवलिंग में सब टाइम निकल जाएगा। तो मैंने डायलॉग मार दिया उस टाइम पे कि क्या हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं मिलेगा और जो 1 डेढ़ घंटा आने जाने में लगेगा वो मैं वहाँ मैनेज कर लूँगा। लेकिन जो उसके बाद मेरी तुड़ाई हुई, मतलब घर पहुँचते मतलब हालत खराब होती थी। फौजी जिंदगी जी रहे थे तब आप। फौजी जिंदगी जी रहे थे और कई बार तो ये हालत होती थी कि भाई वो नाक में मक्खी बैठी है ना, वही वाला प्रहार, कौन सी मूवी थी वो, नाना पाटेकर वाली, कि भाई नाक में मक्खी बैठी है, उड़ा दे जरा, उड़ा दे। हाँ, तो दूसरा बोलता है उड़ जा यार, वो भी इक्वली थका होता है। तो वही वाला हिसाब था। बट ठीक है, आज मतलब इफ आई लुक बैक, मतलब इट वाज ऑल वर्थवाइल। सिचुएशन अदरवाइज होती तो शायद और बुरा लगता। भाई ये जैसे आप बिल्कुल 20 साल अलग ही रहे ना कॉमिक्स से, बीच में आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे, तो क्या ट्रिगर हुआ कोविड में भी? मतलब क्या फेसबुक ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे तो दिख गया कॉमिक कम्युनिटी, या किसी के घर पे कोई कॉमिक दिख गई, या ऐसे ही एक दिन सोचा कि यार मेरी लाइफ में मैं क्यों अपने आप को अनफुलफिल्ड सब महसूस कर रहा हूँ, लेट मी रिट्रोस्पेक्ट, क्यों मैं पापा के पैसों से कॉमिक्स खरीदूं, क्यों ना अपने पैसे से भी खरीदूं। मतलब दैट रियलाइजेशन या कुछ, मतलब if you could... नहीं, ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं हुआ। देखो, एक वो होता ना, एक तो आप उस अगर जाल में फंस गए हो कि आपको हर एक टाइटल खरीदना है। मैंने मारा ध्रुव खरीदा, अब हत्यारा कौन नहीं लोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा कुछ, आपका पूरा साल नहीं हुआ। हाँ, वैसे जाल में मैं फंसा नहीं कभी। वो शायद अभी के लिए होना बाकी था कि पूरा जो कलेक्शन वाला जो कटा है उस टाइम नहीं था, तो थैंकफुली वो मेरे फेवर में गया। और मैं 20 साल ऑल टुगेदर भी आउट ऑफ टच था, ऐसा भी नहीं है। मतलब बीच में जब ये फ्लिपकार्ट से मतलब ई कॉमर्स का से शुरू हुआ, बुक्स मंगाना और बाकी और भी चीजें, 2010 के बाद से जो भी मिल जाए, मतलब कोई भी और टाइटल मिल जाए ऑनलाइन, ध्रुव का हो चाहे नागराज का हो, तो ऐसे उठा लिया वो और थोड़ा पढ़ लिया। बट काफी कुछ सिलेबस मतलब मिस हो गया था। बट उस टाइम काफी बिजी चल रहा था लाइफ, मतलब ऐसा सोचने का टाइम नहीं मिला बेसिकली। आप अकेले बंदे हो जिसने कॉमिक्स में कोर्स और सिलेबस दोनों वर्ड्स का काफी बार इस्तेमाल किया। एडमिन के बाद एडमिन भी यही शब्द इस्तेमाल करता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं छोटे में अक्सर सोचा करता था कि मैं अपना कोर्स मटेरियल के बदले अगर इसी को पढ़ता, अगर यही कोर्स में होता, तो मैं तो मतलब टॉप कर जाता। हाँ, टॉप करता और मतलब आई वुड हैव बीन द फेवरेट इन द क्लास। मतलब क्लास टीचर और सारे जो स्टूडेंट्स भी हैं वो मेरे को काफी रिवेयर करते हैं कि भाई हियर कम्स अ चैंपियन, इसको तो मतलब ही नोज एवरीथिंग लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। तो मेरा वो सब चीजें माइंड में चलता था कि क्या अनाप शनाप चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह, मजा भी नहीं आता था। फिर हिस्ट्री बुक्स थोड़े समझ में ठीक लगते थे कि कुछ तो मतलब रेलेवेंस है, बाकी मतलब आई वाज अ गुड स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई में भी ठीक था, बट मैंने कभी उस पर फोकस नहीं किया एज सच। सो आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब 70% 60s में ऐसे करके, तो वो सब चीज था। तो उस टाइम मैं सोचा करता था कि अगर पढ़ाई में भी मतलब कॉमिक्स ही प्रिस्क्राइब करते तो मजा आता हमारे करिकुलम में। कॉमिक्स खेलो, क्रिकेट खेलो, मजा नहीं लाइफ। बट देन सिलेबस के बाद देन कमिंग बैक टू आपका चैनल स्टार्टिंग का, सो बस ये तो सिलेबस की बात हुई, आपने सिलेबस को शायद उठाया, देन व्हाट, बिकॉज आई थिंक आपके
रिव्यूज वीडियोस आने शुरू हुए, इनिशियल थे आई थिंक RCSG के, आई थिंक हम लोगों ने थे, बट व्हाट ट्रिगर्ड दैट, वहां पे कैसे वहां तक कैसे पहुंचे? वो कुछ थोड़ा दोस्तों ने भी मतलब बोला, मेरे मन में तो था वैसे कि कुछ करता हूँ कुछ, एंड इट शुड नॉट बी अ वन ऑफ थिंग, मतलब थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कुछ करना है, ऐसे माइंड में था। तो मेरा एक दोस्त है मतलब अभिजीत मित्रा, वो भी मतलब कॉमिक्स फैन ही है, और कॉमिक हवेली ग्रुप में तो जीत एम की बात कर रहे हैं आप? जीत एम की बात कर रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, पहली बार उनकी तारीफ होने वाली है, बताइए। तो वो हवा बहुत अच्छी भरता है, बट उसने मेरा थोड़ा पंप अप किया और बोला यार तू शुरू नहीं करता, मतलब यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ नैरेटिव शुड बी, कैसा क्या है, और आजकल मतलब सही चलेगा, तू करना कुछ ऐसा, तू बोलना तेरे को क्या करना है, मतलब मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। तो मैं उसको थोड़ा नानुकुर कर रहा था, मैंने कहा यार छोड़ना, कौन इतना माथापच्ची करे, थंबनेल बनाओ, ये करो वो करो, और अब आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि मेरे शुरुआती 2-4 वीडियोस बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से अपलोड कर दिए थे मैंने, और पहला तो मजाक में डाल दिया था। फिर मैंने उसको बोला यार अब 2 वीडियोस चल गए, अब मैं थोड़ा सीरियसली इसको करना चाहता हूँ, बट इट नीड्स टू लुक गुड। फिर उसने मेरे को थोड़ा हेल्प किया, मतलब थोड़ा चैनल की जो रूपरेखा है, जो आप बैनर देखेंगे, जो थोड़ा-सा लोगो है, वो डिस्कस किया हमने कि उसने, हाँ, वो पूछता था कि तेरे आइडियाज़ क्या हैं? तो उसकी मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि तेरे को टेक्निकल सपोर्ट मैं दूँगा, बट आइडिया शुड बी योर्स। और मैं भी वही चाहता था कि भाई कुछ अपना कहने लायक तो होना चाहिए ना। तो फिर मैं उसको जो बताता था उस हिसाब से वो कर देता था। तो जो भी थोड़ा बहुत चैनल दिखने में अगर थोड़ा बहुत भी ठीक लगता है तो उसका श्रेय उसी को जाता है। तो ये तो सभी ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई कर दे, तो जो जीत एम को आप देखते हो सबको लगता है भड़सी करते हैं, बट ये कॉमिक एनिमल को इनिशियल स्टार्टअप में उनका अच्छा खासा हाथ है, तो या अरे निकी बिल्कुल, कंटिन्यू। बिल्कुल। So basically, बहुत बदमाश है वो। he's the man behind the animal. अरे ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। Who could tame the animal? नहीं बट सीरियसली अनकेज किया, उन्होंने अनकेज किया एनिमल को। काफी यार मैं तो एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो कॉमिक्स मतलब कम्युनिटी है, इतने सारे ग्रुप्स वगैरह हैं, काफी ऐसे लोगों में जानता हूँ कि बहुत सुलझे हुए आदमी है वो रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ जो इतनी भसड़ मस्ती है ना, तो वो उसको दूसरे रूप से जानते हैं। अब जैसे अभिजीत मित्रा है, उसको जीत एम नाम से जानते हो कि ये वो बंदा बहुत भसड़ मचाता है, और मुझे खुद ही पता है वो किस लेवल पे चले जाता है जब वो बोलने पे आता है तो, बट आई नो द रियल हिम ऑल्सो। और ऐसे सिर्फ अभिजीत नहीं है, काफी और लोग भी हैं, तो वो सब चीजें हैं। बट ठीक है, मतलब जो लोग ऑफ द सोशल मीडिया भी अगर आप मिलना जुलना करते हैं तो वो समझते हैं इन बातों को। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही मतलब चीजों का आकलन करते हैं, तो ठीक है, उनके हिसाब से वो भी ठीक है। आपको पूरा मौका मिलेगा। आप चिंता मत करो, वो सवाल भी आएंगे। आप भी तो एक कड़ी हो जो इन्फ्लुएंसर ग्रुप और ये गंदी नाली के कीड़ों के बीच में जोड़ बजाती है। बाप रे। मैं बात करूंगा इस बारे में, मतलब डोंट वरी, मतलब नो सो होल्स। कॉल्ड, सॉरी लेट मी रिफ्रेश, सो कॉल्ड गंदी, ये मेरे अल्फाज नहीं है प्लीज। आपने ऐसे भी नहीं किया, आपने गंदी नाली कीड़ा भी ऐसे नहीं किया, गलत बात है। ऐसा लग रहा है दैट यू आर वन विद दैट पर्सन। दुग्गल साहब प्लीज इसको प्लीज ऐसे एडिट नहीं करना कि मेरे पास। You need to learn from the professionals. Yeah, sorry. नहीं, बट कमिंग बैक टू धीरेन्द्र भाई, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, क्योंकि डेफिनेटली जब आप यूट्यूबर एंड रिव्यू वीडियोस करते हो तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है शब्दों का चयनांकन, हाउ यू सेलेक्ट योर वर्ड्स, व्हेन टू क्रिटिसाइज। हम लोगों ने भी किया है समथिंग, बट मैंने आपका देखा है कि चॉइस ऑफ वर्ड इज बहुत ही सटीक रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हर्ट हो जाए, कुछ इंसल्टिंग हो, आपने खराब है, एक इसको भी बोलना होता है खराब, ठीक है, और एक वे होता है कि इसको आप हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इसमें ये कमियां हैं जो किसी को उतनी चुभती नहीं है। तो ये मैं आपके बारे में, आपके रिव्यू वीडियोस के बारे में तो डेफिनेटली कहना चाहूंगा, जो जितना मैंने देखा है। मतलब धीरेन्द्र भाई, आपने कभी ऐसे नहीं कहा डैम बैड राइटिंग? यस, ऐसा मैं बोलूंगा, लेकिन देखिए इसके काफी लेयर्स होते हैं।
मैं बस 2 मिनट लूंगा यहाँ पे, अरे बोलने के लिए बोल रहा हूँ। अरे आप ही है। देखो आप सबसे पहले तो ये देखना होता है कि सामने बंदा कौन है, आप किसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। कोई अगर न्यूबी है, एक कोई मतलब यंग गन है कोई, और आपको ये समझ में आ रहा है कि उसको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, ही कैन डू विद द बिट ऑफ काइंड वर्ड्स, तो आपने उस तरह से बोल दिया। और वैसे भी किसी को इस तरह से बोलो ना कि अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो उसको वो सुधार वाली बात याद रहे, ना कि इंसल्ट। तो मैं तो बड़ा आसान है बोल देना कि यार व्हाट क्रैप इज दिस, ये नैरेटिव कहाँ से शुरू होके कहाँ चला गया, मतलब नो हैंड्स एंड लेग्स, मतलब कोई दिमाग भी लगाया इसमें नहीं। तो ये सब बातें अगर मैं बोलूंगा ना तो उनके माइंड में यही सब चीजें रहेगा कि हाउ आई मेड दैट पर्सन फील ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वो उस चीज को जो करेक्शन, जिसकी करेक्शन होनी है वो भूल जाएगा। तो मेरा तो मुद्दा गड़बड़ा गया ना, मेरा फायदा क्या हुआ वीडियो बनाने का। दुश्मन पालने के तो कई तरीके होते हैं ना, मतलब अगर आपको किसी को मतलब ऑफेंड ही करना है तो वो तो आप कैसे भी कर सकते हो। मैं क्यों इतना ट्रबल ले रहा हूँ। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा खासा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। आई एम अ वन मैन आर्मी, आई डोंट हैव अ टीम। जब मैं साक्षात्कार के लिए जाता हूँ, इट्स ओनली देन दैट आई हायर अ प्रोफेशनल कैमरा पर्सन। अदरवाइज ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन है, और क्या बोलते हैं, कुछ ट्राइपॉड वगैरह कुछ ऐसे रखे हैं घर पे। खुद ही अपना कोई एक स्टोरी पढ़ा, उसकी आउटलाइन बनाई कि कैसे मैंने, हाउ शुड आई गो अबाउट इट, कैसे इसके बारे में बात करनी है, वो सब करता हूँ। एंड दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स मी अबाउट 5-6 आवर्स। ठीक है, अगर मैं आइसोलेशन में भी जोड़ूं कि 2 घंटा भी बैठ गया, फिर कुछ करा, फिर उसको एडिटिंग भी मैं खुद ही करता हूँ। तो ये सब जो एफर्ट मैं लगा रहा हूँ ना, उसका कुछ हासिल होना चाहिए। and it's quite clear even to you guys also कि monetary aspect इसमें कहीं नहीं है। that cannot be the driving force, that can never be the driving force। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा पेसिमिस्ट मतलब मिस्टिक लुक नहीं है, ऐसा मेरा आउटलुक नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ, अगर आप यूएस बेस्ड या बाकी किसी जापान में भी आप देखेंगे जो पॉपुलर रिव्यूअर्स हैं, उनके भी 10K 12K से ज्यादा नहीं है फॉलोअर्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो रीडिंग कम्युनिटी है वो बाय एंड लार्ज अब लिमिटेड है। विदेशों में फिर भी थोड़ा दे आर स्टिल बेटर ऑफ, क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंटली अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और मर्चेंडाइजर मूवीज का भी चलन है वहां पे साइमल्टेनियसली, सो दैट कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे। यहाँ पर ये सब नहीं है, तो वो चीजें हैं। सो मैं सामने वाले से ज्यादा अपनी मेहनत को मतलब वैल्यू करता हूँ कि भाई मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो इट शुड नॉट गो एज अ वेस्ट। ठीक है, तो मेरा बस वही फंडा रहता है। और कई लोग अगर मतलब वैसे आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी के वीडियोस को इतना मतलब इवैल्यूएट करे, बट अगर कभी कोई करेगा और उसको ये समझ में आएगा कि मैंने उसको तो ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया, इसको कम किया, तो वो इसलिए भी होता है कि सामने बंदा कौन है। अगर कोई दिलदीप सिंह जैसा या हेमंत जैसा मजा हुआ बंदा है, ठीक है, तो उसको तो मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। उनका पायदान ही अलग है, राइट? उनका पायदान अलग है। वो तो अगर आप उनकर के भी ऐसे कुछ 2-4 स्ट्रोक्स मारेंगे तो दैट विल स्टिल लुक गुड। और वो अगर गड़बड़ करे तो फिर उनको बोलना बनता है। वहीं पर अगर कोई नया बच्चा है और वो कुछ मतलब करना चाह रहा है, उसका थोड़ा सा एनाटॉमी सही नहीं गई है, तो मैं उतना ज्यादा स्ट्रिंजेंटली उसको मतलब नहीं, उतना हार्शली नहीं बोलूंगा उसको। मैं उसके एफर्ट की ओवरऑल उसकी बात करूंगा। तो कई चीजें हैं। That's good. तो धीरेन्द्र भाई, आपको कभी ऐसा लगा है कि जब भी आप रिव्यू चैनल जैसे आपने शुरू करा, तो आपको कभी इस तरीके से लगा कि मैं सारी किताबें रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कुछ लिमिटेड सेक्शन जो मुझे पसंद है मैं वही रिव्यू कर रहा हूँ? कभी इस तरीके का आपको लगा? कभी फीलिंग हाँ, आई लगा ना, आपको, या बिल्कुल फिर लगा। मतलब बिल्कुल लगा। और मेरे को खुशी इस बात की कि मैंने, वो कहते हैं ना, कहावत है कि जब आप खुश होते हैं तो आप कुछ प्रॉमिस मत करो। तो मैं मुझे काफी अच्छा लगता है कि जिस साल मैंने चैनल शुरू किया उस साल मेरे मन में था कि मैं हर कॉमिक का रिव्यू करूंगा, एक कॉमिक्स कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, फलाना क्योंकि ढिमकाना। यूजुअली यही फीलिंग हो जाती है किसी भी एक रिव्यूअर की ना, कि मैं सारी किताबों को रिव्यू करूंगा, ईमानदारी से रिव्यू करूंगा, बट देन इट कम्स टेक्स अ ह्यूज लोड ऑन द पॉकेट आल्सो, वॉलेट। एग्जैक्टली। कि तो वो लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि एक तरीके से आपको यूट्यूब से तो पैसे बन नहीं रहे,
और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो आपको अपने ही पैसे निकाल करके लगा करके लेना पड़ेगा। और फिर तो कभी-कभी ना वो क्राफ्ट में कई बार लोगों को मैं कंटेंशन नहीं होगा, वर्ड यूज फंक्शन नहीं तो करना चाहता, लेकिन बेईमानी सी आने लगती है उस क्राफ्ट में कि यार किताब तो अच्छी लग रही है लेकिन है बड़ी महंगी, चलो छोड़ो यार, रिव्यू नहीं करूंगा। इसलिए मैं सवाल पूछा, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट था मेरे सवाल नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं आया मेरे को कभी। पैसे वाला कंसर्न नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब अरे बहुत पैसा है, पैसा कभी इनफ नहीं होता है। आपके और भी ऑब्लिगेशंस हैं, आपके और भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं। बट यस, मतलब मैं कहूँ कि मैंने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर दिया है ऑलरेडी कॉमिक्स में, और ये 2020 के बाद से अब तक पिछले 5 सालों में। एंड आई डोंट वांट टू पुट अ नंबर टू इट, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं जिस दिन मैथ करने बैठ गया तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। डिप्रेशन वो आम सबके साथ है, आपके अकेले के साथ नहीं है। सिर्फ वो भी नहीं, अगर वो नंबर रिवील हो गया फैमिली वालों को तो जो अलग सुताई होगी उसका भी एक फियर रहता है। फिर सारे फैमिली मेंबर्स का अपना अपना एक डिमांड आने लगेगा। नहीं, मेरी वाइफ को तो थोड़ा पता लग गया है। मैंने शुरुआत में बहुत गोल करा कि ऐसा वैसा है, कम दाम की है, ऐसा ऐसा कुछ है। अभी जब जबरदस्त 90% ऑफ की मेरी चोरी पकड़ी गई जब से ओमनीबस का कीड़ा लगा। वो सबसे भयंकर है भाई, सबके साथ हो रखा है ये। वो कह रहे भाई 8,000 की कोई एक बुक कैसे हो सकती है, ये 9,000 की कैसे हो सकती है, और इससे तो वो राजकॉमिक्स वाला पागलपन सही था। उसमें तो तुम्हारे 3 महीने का स्टॉक आ जाता। तो मेरे को तो बकायदा वार्निंग्स मिली हैं घर पे। और कभी आप लोग, मतलब जीत भाई तो आए थे अभी लास्ट ईयर, मिलना भी हुआ। कभी थोड़ा आप बाकी लोग कभी आना हो तो मतलब यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। आप घर पे आओगे तो समझोगे मेरी परिस्थिति को थोड़ा और बेहतर तरीके से। मेरे को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि कॉमिक्स ना आपके रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो वो हम सबके साथ है। हाँ, और उसके बावजूद सुन तो लो, मतलब उसके बावजूद 4 पोस्टर्स लेके आया था मैं संजय सर से 3-4 साल पहले। वो मैंने लगा दिए बाहर ड्राइंग रूम में। आज मैं 2 और फ्रेम करा के लाया था, वो मैंने अपने रूम में लगा दिए। अब मेरे रूम में हो गए 4 और। अब बोले कि धीरे धीरे करके जो चीजें बाहर आ रही ना, अब ये सारी मतलब किसी दिन में फुर्सत में फेंक दी जाएंगी घर से बाहर। तो नहीं, आप में बहुत डेयरिंग है, आपने ड्राइंग रूम में लगा पाए आप। हाँ, लिविंग रूम में लगा देना मतलब कि राइट ऑन एवरीवनस फेस। हो एनिमल हो आप, मतलब मान गए भैया। होम मिनिस्ट्री से डेयरिंग नहीं होती। वो मैंने, वैसे तो मैं काफी डेयरिंग बंदा हूँ, मैं बोल देता हूँ मन की बात, लेकिन बाहर घर में होता है मैं मौका देके चौका मारता हूँ। जिस दिन अच्छे मूड में थे मैंने उस दिन अपनी बात रखी और लगवा दी है। वो पोस्टर तो कब के रखे थे मेरे पास। परमिशन ले ली मतलब, राइट। ये तो इनकी पुरानी आदत है, अंकल से भी ब्लैक दिसंबर मौके पे ले ली थी जब नाम नहीं कर सकते थे। क्वाइट एन इंटेलिजेंट एनिमल। हाँ, बट कमिंग बैक टू विवेक भाई, आपने जो बात कही ना, मतलब बेईमानी वाला, बेईमानी, आई थिंक बेईमानी इज नॉट द राइट वर्ड। हाँ, बेईमानी इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन मैं कहूंगा कि कटिंग कॉर्नर्स जैसा। नहीं, मेरे को अफसोस होता है, मेरे को अफसोस होता है। हाँ, मेरे को अफसोस होता है एक ही बात का कि मैं सब चीज नहीं खरीद सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैंने 2 चीजें पहले से थोड़ा सा मेंटेन करी हुई है शुरू से, कि मैं रिव्यू कॉपीज नहीं लेता हूँ। और जिसको रिव्यू कॉपीज लेनी है उसके बावजूद भी, तो 2 बातें साफ हैं। मैं डिस्करेज करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो कोई देगा नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि एक, कि आप मेरे को भेजोगे कॉपी तो इसकी गारंटी नहीं कि उसका रिव्यू आएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है। मैं सिर्फ वीकेंड पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, और वो मैं फैमिली और बाकी चीजों से टाइम निकाल के मैं बना पाता हूँ, और उसमें भी लिमिटेड टाइम में, जरूरी सब पे काम कर पाऊँ। तो आप ये मत सोचना कि आपने भेज दिया तो वो करूंगा ही करूंगा, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। प्लीज डोंट पुट मी अंडर एनी प्रेशर। और दूसरा ये कि अगर मैं बनाता भी हूँ वीडियो तो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा। मतलब पॉजिटिव इन अ सेंस की जैसे होता है ना कि मतलब आई वोंट गो गागा ओवर इट। हालांकि मैं मतलब फेवर में नहीं होगा। हाँ, मतलब आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन है, कोई आखिर ऐसे पब्लिशर्स ने ऑफर किया है कि हम आपको रिव्यू कॉपी भेजें और आप फेवरेबल रिव्यू डालो? यार 2-3 ने किया था, जिनको मैंने थोड़ा सा, मतलब मैं भी थोड़ा बेशर्म हो गया था, मैंने ऐसे बोल दिया था। फिर वो उनका नाम लेके कोई फायदा नहीं, बिकॉज दे आर नॉट। नहीं, जैसे मैंने यही था कि यूट्यूबर्स बदनाम है तो पब्लिशर्स को भी थोड़ा बदनाम कर दिया जाए।
नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट शुरुआत में मैंने ये सब बातें बोली थी, एक तो रविराज भाई से बोली थी बुलसाई में, तो मैंने उनको शुरू से ही ऑफर किया, मैंने कहा भैया कि आपका काम, आपका और ये स्वयंभू कॉमिक्स का जो टाइटल्स आ रहे थे उनके उस दौरान, मैंने कहा मुझे आप लोगों का काम सही लगता है क्वालिटी वाइज। सो मतलब, और मैं रिव्यू कॉपी सिर्फ इसलिए भी नहीं लेना चाह रहा हूँ कि मैं अगर आपको सपोर्ट नहीं करूंगा तो फिर बाकी लोग से कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सपोर्ट करेंगे आपको, कि मैं तो फ्री कॉपी लेके बोल दे रहा हूँ कि भाई करो जो भी है। और ना एक वो थोड़ा गोल्डन हैंडकफ जो एक फ्रेज है वो होता ही है, डजंट मैटर कि वो उसकी वैल्यू कितनी है, बट आपके मन में रहता है ना बैक ऑफ द हेड कि भाई ये कॉपी एज अ फ्री भी आई है, तो ऑब्लाइज थोड़ा करना है कहीं ना कहीं, कहीं पे क्रिटिसिज्म करना है तो उसकी धार थोड़ी कुंद कर दो, तो वो सब चीजें। तो मैंने उनको बोला कि मैं करूंगा, बट आप मेरे को इतना फ्रीडम दो कि मुझे जो बोलना है मैं वो बोलूं। तो वो मान गए। फिर होलिकाओं से होलिकाओं में और इसमें और किसमें आपका प्रीवियस इंटरव्यूअर कौन था, मतलब जिसका आपने इंटरव्यू कौन था? याली अश्विन शामिक भाई। तो शामिक भाई ने बोला कि उनको भी मैंने वही बोला कि मैं इस तरह से ऐसे करता हूँ, कह रहा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आई हैव बीन इन दिस सिस्टम यू नो फॉर लॉन्ग एनफ टू यू नो फेस एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप करो जैसे करते हो, बट मैं आपको रिव्यू कॉपी भेज रहा हूँ। मैं ठीक है, मोस्ट वेलकम, भेज दो आप। और ऐसे ही विवेक भाई ने भी किया। तो विवेक भाई ने बोला कि जिद करी उन्होंने कि नहीं मैं भेजूंगा, रिव्यू कॉपी भेजूंगा, आई वोंट एक्सेप्ट मनी। मैंने क्यों भाई? कह रहे मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूँ ऐसे, बट मैं सबको भेज रहा हूँ। तो जो फेलो यूट्यूबर्स हैं, सब कुछ सिंह और बाकी लोग, सबको एक एक रिव्यू कॉपी भेज रहा हूँ मैं, बिकॉज आई फील इट्स योर यू नो इट्स योर राइट। तो मैं थोड़ा सरप्राइज था कि भाई हमारे इस तरीके से कौन सोच रहा है ऐसे। तो ही सेड कि आप लोग इतना टाइम निकालते हो, आई नो हाउ मच यू नो एफर्ट्स इट टेक्स टू मेक अ रिव्यू वीडियो, सो आप लोग अपना पर्सनल टाइम निकाल के बना रहे हो, सो कोई करे ना करे, आई वांट टू वैल्यू दैट टाइम। सो उन्होंने अपना वो पीआर वाला एक स्टेप अच्छा किया उन्होंने, एंड आई थिंक यू नो जो भी गो मतलब दैट वर्कड वेल इन अ वे कि मतलब एक अच्छे नोट पे, मतलब आपको अच्छा लगे, दो लोग समझ जाए किसी बात को और किसी तरह का कोई प्रेशर ना रहे, तो उससे बढ़िया बात क्या होती है। तो एक होलिकाओं का और एक शामिक भाई का, इनकी रिव्यू कॉपीज आती है, तो वो मैं मतलब उसको कर देता हूँ, मैं उस पर फोर्स भी नहीं करता कि उसको मैं आई विल पे फॉर दिस एंड दैट, क्योंकि एक बार उन्होंने बोल दिया तो बात खत्म हो गई वहां पे। बट बाकी मैं किसी से ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता। आपको फोर्स करना भी नहीं चाहिए। लोग, ये वो इंसान है जो विवेक से फ्री में कॉपी लेता है, उसी में आप। हाँ, तो मैंने उसके लिए भी एक वो करा है ना। देखो, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, जब पोस्ट करता हूँ ना, वीडियो तो बना दिया, उसको जब मैं फेसबुक पर डालता हूँ, मैं हमेशा लिखता हूँ एक बात कि आप प्लीज कमेंट जरूर देना, अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को उसी में किसी ने बोला कि आप ना किसी ने क्या, वो राकेश सरना जी हैं, जिनको एमसीजी ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, उनके जो भी है, तो उन्होंने बोला कि कुछ उस टाइम डिबेट चल रही थी कि यार ये यूट्यूबर्स फ्री में कॉपीज उठाते हैं, रिव्यू कॉपी लिखे, रिव्यूज जब कीजिए तो रिव्यू कॉपी लिखे या फ्री कॉपी, ऐसा एग्जैक्टली। तो उनकी बात मेरे को बिल्कुल सही लगी। मैंने कहा गलत तो कुछ कह नहीं रहे हैं, मतलब एथिकली, और मतलब जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी कोड हैं, वो तो यही कहते हैं, अगर आप कुछ पेड स्टफ कर रहे हो तो मेंशन कर दो, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तब से मैंने क्या किया, जो भी मेरी मतलब रिव्यू कॉपी आती है मैं मेंशन कर देता हूँ, इट्स अ रिव्यू कॉपी, बट उससे मेरा मतलब जो असेसमेंट है वो कॉमिक बुक टाइटल का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इट्स अ रिव्यू कॉपी, तो मैं मेंशन कर देता हूँ। और जो नहीं करता हूँ, इट्स अ गिवन कि वो मतलब मैंने आई बॉट इट फ्रॉम माय ओन हार्ट अर्न मनी। देखो, ये रिव्यू कॉपी कई बार ना आपको ऐसे लगता है कि आपका जो आपने इतनी मेहनत करी है ना, उसके लिए आपको कुछ मिल रहा है, इट्स लाइक कि जस्टिफाई करता है आपको, मतलब एक सेटिस्फेक्शन छोटा सा तो हो ही जाता है ना, कि किसी ने एक्नॉलेज करा है कि व्हाट यू आर डूइंग, मतलब जिस इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री ने एक्नॉलेज करा, आपको मांगना नहीं पड़े, आपको सामने से कोई ऑफर करे, राइट? मतलब हाँ, मतलब ये बट आपको ना देखो, आप और हम उम्र के इस मोड़ पर है ना, वी आर अराउंड 40s, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, हमको पता है अगले आदमी का इंटेंशन क्या है और जिससे हम बातचीत करते हैं ना, तो अगर आपको पता है कि उसका इंटेंशन भी ठीक है, देन यू फील गुड, ऑफ कोर्स।
तो जैसे विवेक भाई है, तो वो भी इतने विवादों में रहते हैं, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, लेकिन उनकी बात मेरे को ये काफी अपील करी, मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने बोला ना कि बिकॉज आप एज अ यूट्यूबर आप इस बात को समझोगे कि यार अगला बंदा वैल्यू कर रहा है आपके एफर्ट्स को, ठीक है, तो उसमें ही आप खुश हो जाते हो कि भाई मतलब चलो ठीक है यार, इसने इतना तो सोचा कि इट्स नॉट अ मतलब क्या बोलते हैं वो, क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ राइस प्लेट ईटिंग जॉब। क्या डायलॉग था एक फनी मूवी का, इंग्लिश खाने का काम नॉट नहीं राइस है स्पीकिंग। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग यू मदर फादर वाला, तो वो चीज है, तो काफी एफर्ट लगता है। वो उस बात को समझे, वो काफी था। बाकी मेरे को ऐसा विवेक भाई कभी नहीं लगा, मेरे को बस अफसोस थोड़ा ही होता है कि मैं सारे टाइटल्स नहीं खरीद पाता हूँ और कर नहीं पाता हूँ। खरीद तो फिर भी लेता हूँ मैं, काफी मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जो कॉमिक बुक्स हैं उनका मैं जान के रिव्यू नहीं करता हूँ, क्योंकि वो इतने मतलब वाहियात मतलब होते हैं कि मतलब उसको मैं कितना कवर अप करूंगा, हाउ नाइस आई कैन बी, हाउ नाइस आई कैन बी, मतलब उसके बाद तो फिर मैं खुद से दगा कर रहा हूँ। तो मुझे लगता नहीं कि, और दूसरा पॉइंट ये है कि इतना एफर्ट लगाने का मतलब इट डजंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ टाइम एंड एफर्ट। क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना? उससे अच्छा मैं उसके बारे में तो आपने बता ही दिया। हाँ, उससे अच्छा फिर मैं अपने फैमिली को टाइम दूंगा, डॉटर के साथ खेलूंगा और कुछ नहीं करूंगा, रादर पड़ा रहूंगा। दैट वुड स्टिल बी बेटर। कुछ नहीं करने में भी अपना ही है। It is better to do nothing than do something that will not get you anything good. सिर्फ मैं फर्मली बिलीव करता हूँ, चिल मारो, रिलैक्स करो, काम का मूड खराब क्यों करना। तो आपने बताया कि आप अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कभी आपने दिखाया है अपना कलेक्शन या व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप कि ये बेटा मैं ये पढ़ता था, तुम्हारी उम्र का था, तो क्या तुमको इंटरेस्ट आता है ये सब चीजों? व्हाट इज हर रिएक्शन? ठीक है, उसका मैंने मतलब वो फिर दिखाया ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ पे जो भी कलेक्शन वगैरह है वो सब चीजों से वाकिफ है। इनफैक्ट उसको ये भी पता रहता है कि किस दिन कौन सी नई एडिशन हुई है मेरी कलेक्शन में। हाँ, वो हाँ, बच्चों को पता रहता है एग्जैक्ट, मम्मी को भले ही नहीं पता हो। हाँ, और उसको ना, और हम जो कॉमिक बुक्स जो मतलब कलेक्टर्स होते हैं उनका फेवरेट पास टाइम ये भी होता है कि जिस दिन कुछ समझ में नहीं आया उस दिन रीअरेंज करो, रीअरेंज कर लो शेल्फ। राइट, तो उसको वो भी पता होता है कि पापा ये तो इधर नहीं था, वो इधर कहाँ से आ गया, वो आपके मैग्नेट्स उधर नहीं थे, इधर आ गए, तो उसको पता है। तो मैं कॉमिक्स करके उसको कुछ चीज पुश नहीं करता हूँ। आई थिंक कि जो कॉमिक बुक्स होती है ना, या फिर जो स्टोरी बुक्स होती हैं छोटी, इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर किड्स। वो ना आपकी बच्चों की इमेजिनेशन को बहुत हवा देता है, उनकी इमेजिनेशन हमसे बहुत ज्यादा होती है, राइप होती है। सो मैंने उसका फिर वही लगा दिया, संस्कारी चंपक, तो चंपक की सब्सक्रिप्शन लगी हुई है, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि पापा की तरह मेरा भी कलेक्शन है। तो उसका इतना मोटा कलेक्शन हो गया चंपक का, 25-30 टाइटल का, और उसको भी वो बड़ा सही से रखती है। बाकी उसको मैंने एक कुछ बॉक्स भी दे रखा है, और धीरेन्द्र भाई टाइटल से मुझे लगता है बाई वीकली आती है कि मंथली, क्या है अभी चंपक का? हाँ, फोर्टनाइटली, मतलब ट्वाइस अ मंथ। बट मतलब वो पुराने दिनों वाली बात नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब इट हैज बिकम दिस थिन, मतलब उसका साइज बड़ा हो गया है, और पहले जो छोटी डाइजेस्ट के फॉर्म में आती थी वैसे नहीं आती है, और वो चार्म भी चला गया है, वो चीकू मीकू वाला जो था ना, मतलब पता नहीं, इधर वी हैव ग्रोन अप, या पर वो बात नहीं रही पहले वाली, बट ठीक है। जैसे कि मेरे घर पे भी है, मेरा एक बेटा है, तो उसको मैंने पहले बहुत इनकरेज किया, उसके लिए ध्रुव की इंग्लिश किताबें भी लेकर के आया, जो RCSG की अभी निकली है ना बड़ी साइज में, तो उसको पढ़ाता था, तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं लगा, बिकॉज आई थिंक कि आजकल के किड्स ना, दे आर ऑलरेडी एक्सपोज टू सो मच बेटर सुपर हीरोज, तो उनको ये सब ना बहुत ही वो लगते हैं, मतलब कि कुछ खास नहीं लगते हैं। तो मैंने सेम जातक टेल्स की किताब मुझे यहाँ पे मिल गई, मैं एक बार हाफ प्राइस बुक में गया था वहां पे, तो मुझे अमर चित्रकथा की जातक टेल्स मिल गई, तो उसमें सारी जो लाइफ लेसन्स है ना वो एनिमल्स के रूप में दिखाई हुई है। तो मैंने उसको दिया, बोला कि ये पढ़ के देख तुझे कैसा लगता है। तो उसको लगा कि ये सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हमारी लाइफ में होता है, जो प्रॉब्लम्स जो हम लोग स्कूल में फेस करते हैं या लाइफ में फेस करते हैं, उस तरीके से क्यों पोर्ट्रे कर रहे हैं।
तब मैंने समझाया कि मतलब कि विदाउट हर्टिंग एनीवन एल्सेस फीलिंग, एनी ह्यूमन फीलिंग, मतलब जिन्होंने भी ये लिखा है बहुत साल पहले, उन लोगों ने इस तरीके से पोर्ट्रे करा है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, लेकिन दे वांटेड टू पुट द मैसेज अक्रॉस। तो उसको वो बहुत पसंद आया कि हाँ, ये ना मुझे समझ में आ रहा है कि क्या वैल्यू डालने की कोशिश कर रही है कहानी में से, रादर दैन दो सुपर हीरोज। तो इसलिए मैं जानना चाहता था कि मतलब वहां पे भी बच्चों का कैसा है, इसलिए दैट वाज नहीं बच्चों का यू नो अक्रॉस 7 सीज आई थिंक बच्चे कहीं के भी हो वो काफी मैच्योर हो गए हैं। मैच्योर हो एंड गए। आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे टाइम में उतना एक्सपोजर था नहीं, टाइम के साथ साथ इनको काफी एक्सपोजर मिला है। सो उनकी मैच्योरिटी भी मतलब वो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन मतलब माय डॉटर हैज विद मी ना, मतलब आप लोग सरप्राइज ही होंगे क्योंकि आप लोग के भी बच्चे हैं उस सेम एज ग्रुप में, तो यू वुड अंडरस्टैंड एंड यू वुड रिलेट। तो बहुत मैच्योर कॉन्वर्सेशन होते हैं मेरे साथ, और कोई भी चीज है उनको रीजनिंग जाननी जरूरी है। डरते हैं अपनी बेटी से। हाँ, दुग्गल साहब पे पूछो। हाँ, ये कमेंट बोलना जरूरी था। दुग्गल साहब की बेटी कितनी बड़ी है? 10 साल की है, होने वाली है। अच्छा, क्या यही एक कारण है आपके सर पे बाल नहीं आ पा रहे हैं? और बालों ने उगना ही छोड़ दिया। I should not have gone there. नहीं, बालों ने उगना ही छोड़ दिया दहशत में। नहीं ठीक है, अच्छे वे में डरते होंगे, आई एम श्योर। फादर और डॉटर का तो रिलेशनशिप भी अलग होता है। मेरी खुद की 2 हैं, राइट, मतलब वो खतरनाक है। जो सवाल आते हैं ना, क्या जवाब दे। और आप उनको जब तक सेटिस्फाई ना करो ना, मतलब प्रॉपर रीजनिंग ना दो, वो चुप नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ जीत भाई का तो ऐसा है कि हम लोग के साथ फोन पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, सारे ग्रुप में व्हाट्सएप कॉल चल रहा है, और जीत भाई को किसी जोक पे हंसी आ गई तो इनकी छोटी बेटी बोलती है कि तुम उनके जोक पे क्यों हंस रहे हो, मेरे व्हाई आर यू लाफिंग डैड, व्हाई आर यू नॉट लाफिंग ऑन माय जोक्स। तो इतनी पॉसेसिव है। यू कैन ओनली लाफ ऑन माय जोक, ऑन माय जोक्स, यू कैन ओनली लाफ ऑन माय जोक्स। अच्छा, अरे मेरे को याद आया अभी, यही मेरी डॉटर ने यही बोला कि पापा आप अभी क्यों नहा रहे हो, आप नहा के मतलब रेडी होके बैठे हो, अभी नहा के बैठे हो। तो कह रही आपकी तो वेब कॉल है ना। मैंने कहा, कह रहा उनको क्या पता दिख रहा है, वो आपको स्मेल भी नहीं कर सकते कि आप अच्छे तरोताजा निकले हो नहा के, और आपने कुछ बाल वाले से बनाए हो करके। तो मतलब अरे हमारे लिए भी कभी करा करो ऐसे करके। तो ताना मार दिया क्योंकि उसको मालूम है वीकेंड पे आई जस्ट लेज अराउंड। मेरा वीकेंड में कोई शेड्यूल नहीं होता, बाकी दिन तो ऑफिस जाना होता है। तो वीकेंड में मैं आराम से 11-12 बजे जो भी करा। तो कह रहे हमारे लिए भी ढंग से ड्रेसअप होके रहा करो। कभी फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो देखते हैं एक अलग स्पार्क होता है। तो बस, और बच्चे हैं, 8 साल की बेटी मेरी, ये बच्चे हैं। अच्छा धीरेन्द्र भाई, एग्जैक्टली ये वाली बात तो बहुत सुनी मैंने कि आप दूसरों के जोक पे हंसते हो, हमारे जोक पे नहीं हंसते हो। हमारे जोक पे नहीं हंसते। अच्छा सॉरी इंद्रशीष भाई, सॉरी। नहीं, मुझे ये पूछना था अभी, कमिंग बैक टू आपके रिव्यू वीडियोस। तो आपने आपका चैनल रिव्यू वीडियो से स्टार्ट किया था, देन यू वेंट टू साक्षात्कार सेक्शन। तो मुझे इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में जानना है, क्योंकि रिव्यू वीडियोस तो तभी, आई एम नॉट टेलिंग इट्स इजी, बट लॉट ऑफ थिंग्स पैरामीटर आर इन योर कंट्रोल। हाँ, उसके बाद एडिटिंग जो भी एफर्ट, बट साक्षात्कार या इंटरव्यू में देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। आपने जैसे बताया यू हायर प्रोफेशनल, बट मोस्टली मुझे एक मेजर चैलेंज तो लगता है कि कॉन्टैक्ट्स, कि आप उस जिनसे भी जा रहे हो कनेक्ट करो फिर जाओ। ये कैसा है, इस सफर के बारे में बताइए। ये कैसे हुआ, एंड व्हाट डिड यू फेस, एंड काइंड ऑफ पीपल एवरीवन यू मेट